और भाई, क्या हाल चाल है तुम सबके। उम्मीद करता हूँ तुम लोग बढ़िया हो गए यार। और आज आता है भाई लॉ नंबर 22 के ऊपर। और लॉ नंबर 22 है यूज सरेंडर टेक्टिक टू गेन पावर। कैसे? देखो, सरेंडर करना बहुत जगह काम आ सकता है। इफ यू वॉन्ट टू हैव सम टाइम, इफ यू वॉन्ट टू प्लान समथिंग। हाँ, यहाँ पे कुछ ईगोइस्टिक लोग होंगे मेरे जैसे, क्योंकि भाई मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ। दे डोंट चूज टू सरेंडर टू समवन, है ना। क्योंकि मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर ही मानता हूँ। बहुत फ्रेजाइल ईगो है भाई मेरी, ये मैं एडमिट कर रहा हूँ आज। देखो, वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमें सरेंडर क्यों करना है ना, हम तो यहाँ पे राज करने आए हैं। मेरी बात को समझो। इफ समवन इज ओवर द कंट्रोल, आई थिंक ये बात कुछ सेंस नहीं बनी। इफ समवन हैज मोर पावर देन यू, ठीक है, और वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ कर रहा है, तो रिटेलिएट करने की जगह अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो भाई तुमने अपने हथियार पहले ही फेंक दिए हैं। और इस हालत में अगर वो बंदा तुम्हारे अगेंस्ट कुछ करता है तो बात उसकी इमेज पे आ जाएगी। जैसे वो गांधी जी बोलते थे ना कि अगर कोई गाल पे चाटा मारे दूसरा भी आगे कर दो। ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, वो चीज़ सुनने में काफ़ी लिटरल हो सकती है, लेकिन मेरी बात को समझो। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा जाए। एक बार तुमने किसी से चाटा खा लिया तो इनडायरेक्टली तुमने अपने हथियार गिरा दिए कि देख, तूने मुझे चाटा मार दिया है, बात खत्म। और वहां पे उस बंदे की भड़ास निकल भी गई है, ठीक है, उसे बदला लेना, चाटा मार के उसने ले लिया। अब अगर तुम अपना दूसरा गाल आगे कर दोगे, यानी कि कंप्लीट सरेंडर, और दूसरा गाल आगे करने पे अगर वो मार देता है ना, तो बात उसकी इमेज पे आ जाएगी कि भाई तूने तो भड़ास निकाल दी। अगर उसने दूसरा गाल आगे कर ही दिया है तो तुझे मारना क्यों है ना। तुम समझ लोगे भाई, उस बंदे की इमेज खराब हो जाएगी। ये होता है सरेंडर करना। और वैसे भी भाई, जैसा कि मैंने बताया, अगर तुम किसी का सरेंडर कर देते हो तुम, तो यू कैन हैव सम टाइम टू प्लान अगेंस्ट देम टू रिकवर। अगर तुम्हें चोटें वगैरह आई हैं तो देखो कि 1940s के टाइम पे एक बंदा था, बर्टन ब्रेक। ही वॉज ए जर्मन। और आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा नाक खराब है। 1940s के टाइम पे एक बंदा था, बर्टन ब्रेक के नाम से। ही वॉज ए जर्मन और वो एक कम्युनिस्ट था, ठीक है। उसकी राइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी थी। और सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, ही ऑल्सो बिकेम फेमस इन यूएस। फॉर व्हाट? फॉर हिज राइटिंग्स। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोएम्स लिखी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन प्लेस लिखे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज लिखी विच वेंट वायरल। आज के हिसाब से वायरल, समझ जाओ मेरी बात को। और लोग सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, लोग बाहर भी उन्हें अप्रिशिएट करने लगे कि हाँ भाई, बंदा अच्छा लिख रहा है। अच्छा कैसे? कि कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं बोलेगी, ये जो सोचता है ये वही बोल देता है। ये चीज अप्रिशिएट करी जा रही थी। तो दिक्कत कहाँ पे होने लगी कि पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हिटलर पावर में आते हैं तो वहां पे होती है दिक्कत। कैसे? कि भाई तुम्हें पता होगा कि हिटलर को कम्युनिस्ट लोग पसंद नहीं थे। और भाई ब्रेड कौन है? कम्युनिस्ट ही तो है। तो दिक्कत कहाँ पे हो गई? जब हिटलर आ गया पावर में, अब ब्रेड की फटनी चालू हो गई कि अब मैं क्या करूं, है ना। तो ही हैज ओनली सिंगल वे टू एस्केप विच वाज गोइंग टू यूएस। क्यों? क्योंकि वो और कहीं जा नहीं सकते थे। यूएस के लोग उन्हें अच्छे से जानते थे, वो बंदा वहां पे बिक रहा था, वो लोग वहां पे उसे अप्रिशिएट करते थे, तो वो सेफली वहां पे जा सकते थे। तो वो जाते हैं भाई एलए के अंदर, ठीक है। अब दूसरे देश गए हैं तो भाई बेरोजगार बनने के लिए तो कहीं नहीं है। तो ही थॉट कि देखो, मैं अच्छा राइटर हूँ, तो क्यों ना फिल्म मेकिंग ट्राई करी जाए। फिल्म मेकिंग मतलब ये वाली नहीं, राइटिंग वाली, ठीक है, वो भी फिल्म मेकिंग के बीच में आता है। तो उन्होंने हॉलीवुड के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज, स्क्रीन प्लेस वगैरह जो वो यूजुअली लिखते थे वो लिखे, प्लस उन्होंने बुक्स भी पब्लिश करी। हॉलीवुड में भी ही वॉज रियली सक्सेसफुल, ठीक है, बंदा अच्छा चल रहा है। लेकिन अब यूएस में भी एक दिक्कत आने लगी है
क्या कि यूएस गवर्नमेंट कहती है कि हमें भी कम्युनिस्ट लोग नहीं चाहिए। अब वो तो भाई बंदा ना इधर का ना इधर का, जर्मनी में हिटलर नहीं छोड़ रहा है और यहाँ पे भाई यूएस गवर्नमेंट नहीं छोड़ रही है। ही थॉट के अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो होता है होने दो। उन्होंने सोचा कि देखो इन लोग को एक्शन लेने में टाइम लगेगा और भगवान करे तब तक अगर जर्मनी में सब कुछ ठीक हो जाता मैं चला जाऊंगा वापस। ठीक है, ठीक होने से मेरा मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना कि जब तक हिटलर का जो स्वभाव है कम्युनिस्ट लोग ना पसंद करने वाला वो ठंडा हो जाए मैं तब वापस चला जाऊंगा। लेकिन सिर्फ 1 महीना था उनके जाने में और उसी 1 महीने पहले उन्हें पकड़ लिया जाता है। उन्हें ढूंढते हो कि हाँ भाई तू कम्युनिस्ट बंदा है, तूने हॉलीवुड के लिए बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो कि वायरल चली गई हैं, तो भाई तुझे कोर्ट ने बुलाया है। और ब्रेट के साथ साथ काफी और लोग भी थे, एक पूरा ग्रुप था, ठीक है, वो भी कम्युनिस्ट लोग थे और देवर ऑल्सो फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स वगैरह। तो उन्होंने मिलके एक प्लान बनाया समन होने से पहले कि देखो सब थे वहां पे, ब्रेड भी था, वो जो ग्रुप था वो भी था। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि उस ग्रुप का नाम है हॉलीवुड 19। उनका वो ऐसा खुद का स्पेसिफिक नेम नहीं था, तो लोगों ने उन्हें ऐसे बस अपनी मर्जी से नाम दे दिया हॉलीवुड 19। तो हॉलीवुड 19 और ब्रेट दे डिसाइडेड टू मेक अ प्लान। अब वो मेजोरिटी बंदे हैं ना, ब्रेट तो अकेला है, तो ब्रेट ने उन पे छोड़ दिया कि हाँ तुम बताओ क्या करना है। और हॉलीवुड 19 वालों ने बोला कि क्यों ना हम रिटेलिएट करें, वहां पे जाके उनके सवालों के जवाब देने की जगह हम जाके काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि जो तुम कर रहे हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या अब एक इंसान को इतना राइट भी नहीं है कि वो अपने थॉट को क्लियरली किसी के सामने रख सके। देखो ये चीज उनके पीओवी में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ब्रेट जानते थे कि देखो सरकार के सामने ये सब करने से हम दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका डिसीजन है हमें कम्युनिस्ट लोग नहीं चाहिए, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर एक बार हमें जेल हो जाती है तो हमारे आने वाले 4-5 साल या इवन ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ब्रेट डिसाइडेड कि देखो मैं तुम लोग के हिसाब से नहीं चल सकता, मुझे कुछ और करना होगा। और हॉलीवुड 19 वालों ने बोला कि देखो ये बंदा पागल है, अगर रिटेलिएट नहीं करेंगे तो बचेंगे कैसे। और ब्रेट ने बोला भाई तुम लोग जाओ, है ना, मैं तुम लोग का क्या करूंगा, तुम लोग पागल हो जाओ। तो भाई डेट आती है 30 अक्टूबर, जब ब्रेट और हॉलीवुड 19 ये दो बंदों को, एक ग्रुप और एक बंदा, इन्हें बुलाया जाता है कोर्ट में इन द फ्रंट ऑफ चेयरमैन और अथॉरिटीज। और उस दिन ब्रेट के बारे में एक चीज बहुत अलग थी। क्या कि ब्रेट वाज वेयरिंग अ सूट जो कि वो यूजुअली नहीं पहनते थे, वो यूजुअली कैजुअल्स में घूमते थे। ही वाज स्मोकिंग अ सिगार। क्योंकि ही फाउंड आउट कि हाँ भाई जो चेयरमैन है वो सिगार लवर है, उसे भी सिगार फूकना पसंद है। तो एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बिठाने के लिए ही डिसाइडेड कि क्यों ना सिगार लेके जाया जाए। ठीक है, और तीसरी चीज ये थी कि ही वॉज रियली हम्बल, ही वॉज रियली पोलाइट। वो कुछ भी रिटेलिएशन जैसा जो कि पहले प्लान किया गया था वो नहीं कर रहे थे। अब धीरे धीरे गेम आ रही है। गेम मैं बताऊंगा क्या आएगी। देखो ब्रेट से पूछा गया कि हाँ भाई क्या तू ही है जिसने वो सब गंद फैला रखा है कम्युनिज्म वाला। एंड ही आंसर्ड कि देखो जो लिखा है मैंने लिखा है, मैं मानता हूँ, ठीक है आपकी बात बहुत सही है, लेकिन मैंने जो भी लिखा है उसे लोग रेवोल्यूशनरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने हिटलर के खिलाफ लिखा है। हिटलर इज अ फेमस पर्सन, तो अगर उसके खिलाफ कुछ होता है तो एक रेवोल्यूशन तो बनती है भाई। ठीक है, और प्लस मैं अपने बातों को ओह भाई फंबल क्यों मार रहा हूँ, मैं अपनी बातों को घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ। आई एम क्लियर, पीपल लाइक इट। ठीक है, और मैंने जो भी लिखा है अगेंस्ट हिटलर है तो उसे सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी बोल सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिस्ट तो कहीं से नहीं है। क्या झूठ बोल रहा है बंदा तुम्हें पता है। देखो और उसके बाद क्या होता है कि ब्रेट से कुछ सवाल जवाब करे जाते हैं और ही वॉज हम्बल। तुम्हें पता है क्यों ही वॉज हम्बल, ही वॉज आंसरिंग वेरी पोलाइटली
कि हाँ आपको जो पूछना है पूछो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आप ही का हूँ, ठीक है, आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। और यहाँ पे मैं गेम बताने जा रहा हूँ तुम्हें अभी। गेम क्या थी कि ब्रेट वॉज अ जर्मन पर्सन, है ना, पता है तुम्हें, और गवर्नमेंट यूएस थी, यूएस गवर्नमेंट थी। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जर्मन बंदे को समझना यूएस वाले बंदों के लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसके लिए ब्रेट को असाइन किया गया था एक ट्रांसलेटर। अब उस ट्रांसलेटर ने ही सारी गेम पलटी, नहीं नहीं कुछ फिक्सिंग नहीं थी, ब्रेट का दिमाग था वो। क्या कि देखो, अथॉरिटीज ने ब्रेट से उसकी राइटिंग्स के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। तो क्या करा कि उसकी जर्मन में लिखी हुई बुक का एक इंग्लिश एडिशन उठाया और उस इंग्लिश एडिशन में से एक लाइन बोली विच वाज साउंडिंग रियली कम्युनिस्ट। प्रॉपर सबको पता चल रहा था भाई कि वो कुछ कम्युनिज्म में लिखा है, वो कम्युनिज्म के सपोर्ट में। ब्रेट क्या करते हैं कि उस सेम लाइन को ट्रांसलेट करते हैं जर्मन में। जर्मन में कैसे कि वर्ड को चेंज कर दिया, स्विच कर दिया टू सम एंटी कम्युनिस्ट, ठीक है। और मेरी बात को समझना अभी, ब्रेट ने उसे ट्रांसलेट करा कैसे, एंटी कम्युनिस्ट तरीके से बात को बदल दिया, और वही बदली हुई बात ट्रांसलेटर ने अथॉरिटीज को बताई। बात को समझ रहे हो? ब्रेट तक एक बात पहुंची जो कि गलत थी, ब्रेट ने उसे सही कर दिया, सही बात ट्रांसलेटर तक गई, सही बात ट्रांसलेटर के थ्रू अथॉरिटीज तक गई। तो इन शॉर्ट ब्रेट की कोई गलती नहीं निकल के आ रही है, ट्रांसलेटर का बहुत प्यारा फायदा हुआ यहाँ पे। तो जो जो वो लोग इंग्लिश में बोल रहे थे वो ट्रांसलेट किया जा रहा था भाई, और यही सब गेम खेला जा रहा था। और यहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या ये तुमने लिखा है इंग्लिश में, जो कि क्लियरली कम्युनिस्ट साउंड कर रहा है। तो ही सेड कि देखो सर, मैंने लिखा है ऐसे कुछ, लेकिन जो मैंने लिखा है इट इज इन जर्मन, वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है, और जर्मन में जो मैं लिखता हूँ इट इज कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग वाइज टू द इंग्लिश वर्जन। तो यहाँ पे कंक्लूजन अथॉरिटीज के द्वारा तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है अथॉरिटीज के द्वारा कि कुछ तो दिक्कत है, यहाँ पे प्रिंटिंग में दिक्कत है, ब्रेट अपनी जगह सही है। होता क्या है, ब्रेट को फ्री कर दिया जाता है भाई। क्यों? क्योंकि उस बंदे की तो कोई गलती नहीं है, वो तो कह रहा है ना कि मैंने कुछ नहीं लिखा, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो रही है, मैं तो भाई मैं ट्रांसलेट करके आपको बता तो रहा हूँ सब कुछ सही है। ब्रेट को फ्री कर दिया जाता है, और सिर्फ फ्री ही नहीं, वो कहते हैं कि आप सर जाओ आप, और आपको हमारी किसी मदद की जरूरत हो बताओ, जरूर बताओ हमें। ब्रेट चले जाते हैं यूएस छोड़ के, और फिर कभी वापस नहीं आते हैं। He surrendered in front of authorities rather than the retaliation method, जो कि भाई उन्हें क्लियरली फंसा देता। तो ये था भाई लॉ नंबर 22। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।